नमस्कार साथियों, सलाम जी चैनल पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और इस क्लास के माध्यम से मैं उन सभी प्रिय साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों, जिनका वन आरक्षक का एग्ज़ाम है या फिर जेल प्रहरी का एग्ज़ाम हो, उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ख़ासकर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं साथियों, साइंस के ऐसे क्वेश्चन जो कि पिछले सत्र में अर्थात 2017 में जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है साथियों, उनके क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। और यहाँ से आपको बहुत बहुत ही हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि हम अक्सर जो पुराना जो एग्ज़ाम पेपर होता है साथियों, उसी के माध्यम से हम आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें हम लॉजिक लगा सकते हैं या फिर क्वेश्चनों का जो पैटर्न है वो हम समझ सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको ओल्ड पेपर बहुत हेल्प करता है साथियों, और यहाँ पे हम बहुत ही डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हर एक क्लास को आप बहुत ही अच्छा से देखिए, बहुत ही बारीकी से देखिए। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कॉमेंट्स करके ज़रूर पूछे साथियों, मैं आप लोगों का रिप्लाई बहुत ही जल्द और बहुत ही स्पीड से देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। सो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। और क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था साथियों, 2017 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, साइंस का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक विद्युत क्या है, एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था साथियों कि एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है ना, क्या है, एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है, जिसमें कि ऑप्शन आपसे पूछा गया था साथियों, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, उपरोक्त सभी, या फिर चुंबकीय प्रभाव। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर रासायनिक प्रभाव की बात करूँ साथियों, मैं यदि यहाँ पे रासायनिक प्रभाव की चर्चा करूँ, रासायनिक प्रभाव क्या होता है? एक चालक विलयन के माध्यम से क्या करता है, विद्युत धारा का मार्ग रासायनिक अभिक्रियाओं का कारण बनता है ना, का कार्य क्या कारण बनता है? कारण बनता है। अर्थात मैं ये मान सकता हूँ साथियों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है रासायनिक प्रभाव, ये कैसा एक विद्युतीय धारा उत्पन्न करने वाले एक प्रभाव है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, ऊष्मीय प्रभाव की, ठीक है। ऊष्मीय प्रभाव की भी अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऊष्मीय प्रभाव भी क्या करता है साथियों, विद्युत धारा से क्या करता है, ये ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करता है। ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करते हैं, जैसे कि विद्युत हीटर हो गया, विद्युत लोहा आदि जैसे उपकरणों में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अर्थात यहाँ पे भी विद्युत प्रभाव जो है क्या करती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। इसी के बाद में यहाँ पे अगर हम चर्चा करें साथियों चुंबकीय प्रभाव की, ठीक है। सो चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, यहाँ भी एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होती है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा एक चुंबकीय क्षेत्र से, यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होती है। अर्थात यहाँ पे भी जो है प्रभाव, यानी कि चुंबकीय प्रभाव यहाँ पे विद्युत धारा के माध्यम से क्या उत्पन्न हो रही है। अर्थात हम कह सकते हैं साथियों कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होने वाले साथियों उपरोक्त सभी, है ना, क्योंकि यहाँ पे सभी में उत्पन्न हो रही है, ठीक है। इसी के बाद मैंने अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, सेकंड क्वेश्चन है कि वायुकोष फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, कहलाते हैं, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था साथियों, पहला कंठ, दूसरा वायुकुपिकाएं, और ब्रानकाय और ब्रानक्यूल, है ना। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है साथियों वायु कुपिकाएं, है ना। क्या है इसका राइट आंसर? वायु कुपिकाएं, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों वायु कुपिकाएं, वायु कुपिकाएं ब्रांकियोल की एक छोटी सी शाखा के रूप में पाई जाती है, जो कि शाखा के रूप में अंत में एक छोटे वायुकोश के रूप में पाई जाती है। और ब्रांकियोल के अंत में क्या होता है साथियों, यहाँ पे वायुकोश एवं नलिकाएं, वायुकोशीय नलिकाएं नामक छोटी शाखाएं होती है, जो कि वायु कुपिकाएं नामक कोषों के समूह में क्या करती है, समाप्त होती है, ठीक है। यहीं पे यदि मैं बात करूँ साथियों, यहीं पे अगर मैं बात करूँ कणक की, है ना, क्या है, क्या दिया गया है, कणक, जो दिया गया है कणक, ठीक है। कणक क्या होता है साथियों, कणक ये अपने श्वसन, यानी कि आपके श्वसन तंत्र का एक हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? आपको याद रखना है श्वसन तंत्र का
श्वसन तंत्र का क्या होता है, हिस्सा होता है, श्वसन तंत्र का हिस्सा होता है, जिसमें कि क्या होता है साथियों, यह एक खोखली नली होती है, खोखली नली होती है जो कि आपके गले से आपके फेफड़े के रास्ते तक आपके जो श्वसन नली तक हवा को करती है, यानी कि हवा को करती है, अनुमति देती है। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूँ साथियों ब्रेंकियोल की, ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूँ ब्रेंकियोल की, ठीक है, ब्रेंकियोल की, तो ब्रेंकियोल क्या कहते हैं साथियों, ब्रेंकियोल यहाँ ब्रेंकियोली श्वसन पथ में, ब्रेंकियोली श्वसन पथ में क्या होता है, ब्रेंकियोल जो वायुमार्ग की एक छोटी सी शाखा होती है ना, ये क्या होती है, वायुमार्ग की एक छोटी सी शाखा होती है। ठीक है, इसी के बाद में मैं यहाँ पे अगर बात करूँ साथियों ब्रोंकाई की, ठीक है, सो ब्रोंकाई क्या होता है, ये दो जोड़ी नलिकाएं होती है जो कि आपके श्वास नली से क्या होती है, श्वास नली से आपके फेफड़े तक, कहाँ तक, आपके श्वास नली से कहाँ तक, श्वास नली से फेफड़े तक, है ना, फेफड़े तक क्या करती है, फेफड़े तक वायु को लेके जाती है ना, फेफड़े तक वायु को लेके जाने का कार्य करती है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है साथियों, वायु कुपिकाएं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देते हुए चलना होगा साथियों। इस क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैंने क्या बताया आपको, वायु कुपिकाएं। ठीक है, और उसके बाद में हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थर्ड क्वेश्चन है कि महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, इसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आप क्वेश्चनों में भी कंफ्यूज ना हो सकती हो कि महंगी धातु, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर, है ना, सस्ती धातु के ऊपर में विद्युत यानी कि विद्युत की मदद से क्या करता है, यहाँ पे निक्षेपित किया जाता है, तो इससे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था आपको, पहला ऑप्शन दिया गया था साथियों विद्युत धातु कर्म, है ना, उसके बाद में इलेक्ट्रोप्लेटिंग दिया गया था सेकंड ऑप्शन, इसके बाद में थर्ड ऑप्शन दिया गया था कि इलेक्ट्रा विनिंग, है ना, उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया गया था साथियों यहाँ पे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, है ना, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर के हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, सेकंड ऑप्शन, है ना, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन को आप फिर से अच्छे से ध्यान देते हुए पढ़िए साथियों, क्योंकि क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चनों में कंफ्यूज होंगे तो आप जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको डाउट होने वाला है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया साथियों, इलेक्ट्रो प्लानिंग, है ना, लिखा दिया गया है इलेक्ट्रो प्लानिंग। ठीक है, इलेक्ट्रो प्लानिंग। ठीक है, इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या है साथियों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचारित होती है तो क्या होता है ना। तो ऑप्शन है आपके पास में ध्वनि के वेग से, वायु के वेग से, भिन्न भिन्न वेगों से, या फिर समान वेगों से, है ना। सो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, समान वेगों से, है ना, क्या होगा, समान वेगों से। ठीक है, क्या होगा, समान वेगों से इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, सो हम एक एक ऑप्शन पे चर्चा करते हैं साथियों कि क्या होता है कि प्रकाश के वेग से क्या होता है साथियों, प्रकाश के वेग में परिवर्तन नहीं हो पाता है ना, प्रकाश के वेग में परिवर्तन नहीं होती है जब वह एक माध्यम से फैलती है ना। कब होती है, जब वह एक माध्यम से फैलती है। ठीक है, सो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं प्रकाश की। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं प्रकाश की। ठीक है, सो प्रकाश की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, सो प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको आपको नोट करते हुए चलना होगा, क्योंकि प्रकाश के जो प्रसार, यानी प्रकाश के प्रसार की जो गति होती है उस माध्यम के विद्युत चुंबकीय गुणों पर निर्भर करती है जिसमें वह यात्रा करती है। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट अगले पॉइंट की, तो माध्यम ये कैसे होती है, माध्यम में परिवर्तन होने पर विभिन्न रंगों के प्रकाश का क्या करती है, विभिन्न रंगों के प्रकाश के रूप में क्या करती है, ये वेग में बदलती रहती है। जैसे यहाँ पे आपको पता है साथियों कि प्रकाश के कितने, जो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। इनका जो याद रखने का जो ट्रिक है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या है, बेजानी,
हपी नाला, है ना। इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो यही 7 रंग होते हैं, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सीवर पाइप, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सीवर पाइप बने होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सीवर पाइप बने होते हैं। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, कास्ट आयरन के, इनमें से कोई नहीं, या फिर कॉपर के, या फिर एल्यूमिनियम के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ये जो सिल्वर जो होता है, सीवर पाइप जो होता है किसके बना होता है, सीवर पाइप आपको याद रखना है कि किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन का बना होता है, किसका, कास्ट आयरन का बना होता है। जो कि कास्ट आयरन में क्या होता है साथियों, है ग्रेफाइट आयरन से बना एक पाइप होता है ना। ग्रेफाइट कास्ट आयरन जो होता है, कास्ट आयरन मुख्य रूप से अगर हम देखें साथियों, तो ग्रेफाइट आयरन का बना होता है। किसका, ग्रेफाइट आयरन का बना होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ग्रेफाइट आयरन का बना होता है मुख्यतः अगर हम देखें तो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उनको मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा साथियों। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, एक ऐतिहासिक रूप से जल हो गया, है ना, जल, गैस और सीवेज के संचरण के लिए एक दाब पाइप के रूप में क्या करता है, उपयोग किया जाता है। और एक जल निकास पाइप के रूप में भी इसका हम घरों में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि एक सतह, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलाने पर क्या होता है, गति क्या करती है, गति विरोध करने लगती है, यानी कि गति विरोध करने वाला बल है, गति विरोध करने वाला बल यहाँ पे आपसे पूछा गया है। जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, बॉयल बियरिंग है, उसके बाद में स्त्रैकत्ता है, उसके बाद में घर्षण है, और उसके बाद में न्यूटन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर है घर्षण, ठीक है। क्या हो गया, घर्षण हो गया, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाते हो साथियों, सो इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाऊंगे, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ घर्षण की, तो घर्षण क्या होता है साथियों, यह एक बल है जो कि गति का क्या करती है, ये विरोध करती है। क्या करती है, गति का विरोध करती है ना, गति का विरोध करती है, ठीक है। गति का विरोध करती है। जब दो वस्तुओं क्या होता है साथियों, जब दो वस्तुएं संपर्क में होती है, तो घर्षण वस्तु की जो होती है, वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करती है। कैसे, वस्तु के विपरीत दिशा में कार्य करती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं, क्या है, बॉयल बियरिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, तो बॉयल बियरिंग जो होती है एक प्रकार का क्या होता है, रेलिंग एलिमेंट होता है, एलिमेंट बेयरिंग होता है, जो कि बेयरिंग दौड़ के बीच में पृथक्करण बनाए रखने के लिए गेंदों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसी के बाद में यहाँ पे बात करूँ साथियों, स्नेह यानी कि क्या है, स्नेहकत्ता की, ठीक है। स्नेहकत्ता क्या होता है साथियों, स्नेह क्या होता है साथियों, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि सतहों को क्या करती है, सतहों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना, है ना, सतह को नुकसान पहुंचाए बिना ठोस, द्रव एवं गैसीय पदार्थों की एक फिल्म के साथ में दो चलती ठोस सतहों के बीच में घर्षण और विघर्षण का काम करती है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं साथियों, न्यूटन की, ठीक है। सो न्यूटन का तो आपको पता ही होगा साथियों, न्यूटन जो है एक मानसिक अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है, और इसका जो भौतिक और इंजीनियरिंग प्रलेख में न्यूटन शब्द आमतौर पर एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसी के बाद हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया साथियों, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है कि किसी विलय का क्या है, क्वेश्चन क्या है कि विलयन के उस पीएसमान को क्या कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय एमिनो अम्लों का क्या किया जाता है, एमिनो अम्लों का अभिगमन नहीं होता है। सो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में साथियों, क्या है, निःसरण बिंदु, ठीक है। उसके बाद में उदासीकरण बिंदु, उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन साथियों समवैद्युत बिंदु, और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है यूटेकिट बिंदु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अगर हम यहाँ पे देखें साथियों, तो राइट आंसर इसका होगा, आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा समवैद्युत बिंदु है। इसका राइट आंसर क्या होगा, समवैद्युत बिंदु, ठीक है। सो समवैद्युत बिंदु की अगर मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ, सो किसी भी विलय का क्या होता है, पीएच मान कितना होता है, पीएच मान किसी भी विलयन का पीएच मान जो है उसके
जिसके ध्रुवीय यानी कि ध्रुवीय एमिनो अम्ल वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विस्थापित नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है, जिसे हम क्या कहते हैं, समवैद्युत बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना चाहती हूँ कि जो कोई भी उदासीन यानी कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है ना, उदासीनी अभिक्रिया जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया जो है समतुल्य बिंदु होती है। समतुल्य बिंदु तब होती है जब अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल और क्षार दोनों का क्या होगा, नहीं दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों का पूरक सतह से उपभोक्ता यानी कि पूरी सतह से कैसे होना चाहिए, उपभोग हो यानी कि उपभोग होना चाहिए, तभी उदासीकरण यानी कि उदासीनीकरण या फिर अभिक्रिया समतुल्य होगी। ठीक है, इसी के बाद में अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया साथियों की कंपनशील वस्तु की, क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंपनशील वस्तु की अभिक्रिया है ना, कंपनशील वस्तु की जो उनकी कंपनशील वस्तु की उसकी मध्य अवस्था में अधिकतम दूरी यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो आपके पास में ऑप्शन क्या दिया गया था साथियों, ऑप्शन दिया गया था आपके पास में गुणवत्ता, ठीक है, उसके बाद में आवृत्ति, उसके बाद में आयाम, उसके बाद में त्वरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अगर हम यहाँ पे जब बात करें साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, आयाम हो गया। ठीक है, अब आयाम ही क्यों हुआ साथियों, क्योंकि आपको पता है साथियों, आयाम को अपने माध्यम का यानी कि अपने माध्य का केंद्र बिंदु से माध्य का केंद्र बिंदु से कंपनशील वस्तु से क्या करना पड़ता है, कंपनशील वस्तु से अधिकतम विस्थापन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह कैसे ध्वनि की तीव्रता का मापक भी है। ठीक है, और यहाँ पे हम चर्चा करें साथियों ध्वनि की। ध्वनि कैसी होती है, प्रबल यानी कि ध्वनि कैसी होती है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग की कैसे होती है, समानुपाती होती है। ये पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, सो इस पॉइंट को मैं पुनः फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ध्वनि की प्रबलता क्या है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग की कैसे होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है, ध्वनि की तीक्ष्णता को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता को हम क्या कहते हैं साथियों, ध्वनि की तीक्ष्णता को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रति सेकंड क्या होता है, प्रति सेकंड दोलन या कंपनों की जो संख्या होती है, दोलन आवृत्ति कहलाती है ना, क्या कहलाती है, दोलन आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या होती है, ध्वनि के संचरण के लिए ध्वनि जो है किसी के भी यानी कि ध्वनि जो है ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। यही अगर मैं बात करूँ साथियों, तो ठोस में ध्वनि कैसी होती है, ठोस में तेजी से संचरण करती है ना, किसमें करती है, सबसे पहले ठोस में करती है। ठीक है, उसके बाद में द्रव्य में करती है, उसके बाद में गैस में संचरण करती है। ठीक है, सो ये पॉइंट को भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया साथियों आपको, क्या दिया गया कि उदासीनीकरण यानी क्या, क्वेश्चन क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ में क्रिया करके देता है, क्या देता है। ठीक है, तो आपके पास में ऑप्शन है साथियों, क्या है, अन्य क्षार, अन्य अम्ल या फिर अन्य अम्ल एवं अन्य क्षार या फिर लवण एवं जल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, अम्ल एवं क्या होगा, अम्ल एवं जल। ठीक है, लवण एवं जल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम बात करें साथियों लवण एवं जल की, सो यहाँ कैसे होती है साथियों कि उदासीनीकरण अभिक्रिया तब होती है जब एक अम्ल और एक क्षार क्या होनी चाहिए, एक अम्ल और एक क्षार अभिक्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया कब होती है साथियों, जब जो अम्ल है ना, क्या होती है, जब अम्ल एवं क्षार क्या होना चाहिए, एक अम्ल है ना, क्या होना चाहिए, एक अम्ल, आपको याद रखना है कि एक अम्ल और एक क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाती है, एक अभिक्रिया करके जल और लवण बनाती है। क्या बनाती है, इन दोनों से अभिक्रिया करने के बाद में लवण और जल बनाती है ना, जल और लवण बनाती है। ठीक है, जल और लवण बनाती है, जल और लवण बनाते हैं। और इनमें क्या होता है साथियों, जल उत्पन्न करने के लिए जल उत्पन्न करने के लिए क्या होता है साथियों, H+ आयन होता है और आयन और OH आयनों का संयोजन से शामिल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूँ साथियों नेक्स्ट अगले पॉइंट की, नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जब प्रबल अम्ल जो होता है, प्रबल अम्ल कैसे होता है, एक दुर्बल क्षार को उदासीन करते हैं और परिणाम स्वरूप विलयन का कितना होता है, विलयन का pH मान होता है साथियों, क्या होता है, विलयन का pH मान होता है 7। ये भी आपको याद रखना है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों अम्ल और क्षार की, ठीक है, तो अम्ल और क्षार की मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, तो pH मान जो होता है 1 से 7 तक जो pH मान होता है उसे हम कहते हैं साथियों अम्ल, और 1 से
सॉरी 7 से जो 14 तक होता है उसे हम कहते हैं चार। ये भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करेंगे साथियों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मृदा में उगने वाली, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मृदा में उगने वाली फसलों की उपयुक्तता निर्भर करती है किसमें पूछा गया है, ठीक है, कि किसमें निर्भरता यानी कि किसमें निर्भरता यानी कि किसमें निर्भर करती है, ठीक है, उपयुक्तता किसमें निर्भर करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे साथियों, क्या है, स्पर्श अनुभव पर, रंग पर, प्रकार पर या उपरोक्त सभी पर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर की अगर हम यहाँ पे बात करते साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी पर। अब उपरोक्त सभी पर क्यों साथियों, क्योंकि मृदा में उगने वाली जो फसलें होती है साथियों, मृदा में उगने वाली फसलों की जो उपयुक्तता जो है इनमें से यानी कि इनके स्पर्श अनुभव, रंग, प्रकाश पर, कैसे रंग पर, है ना, रंग पर, प्रकाश पर, ठीक है, रंग पर, प्रकार पर, सॉरी आप कीजिए यहाँ पे प्रकार पर, है ना, रंग पर, प्रकार पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपको महत्वपूर्ण याद रखना है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ साथियों लेटराइट, हम यहाँ पे मृदा पे बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि लेटराइट मृदा क्या होती है ना, लेटराइट मृदा की अगर यहाँ पे बात कर सकते हो, सो लेटराइट मृदा चाय, कॉफ़ी, रबर किस के लिए होता है साथियों, चाय, कॉफ़ी, रबर और सिलिकॉन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ साथियों नेक्स्ट अगला मृदा की लाल मृदा क्या होती है साथियों, लाल मृदा तंबाकू जैसी फसलों की कृषि के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है, ठीक है। यहीं पे थर्ड जो आपको याद रखना साथियों, जो पर्वतीय मैदान यानी कि पर्वतीय मृदा जो होती है ये चाय, कॉफ़ी, मसालों और फलों की कृषि के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है ना, कौन सा, पर्वत मृदा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है, नेक्स्ट अगला जो मृदा है साथियों वो है फोर्थ पॉइंट का आपको याद रखना है, कौन सा, मरु मृदा, है ना, मरु मृदा। इसमें क्या होता है साथियों, कृषि, यह बाजरे कृषि के लिए, है ना, किसके लिए, बाजरे कृषि के लिए अति उत्तम होता है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो साथियों, क्वेश्चन पूछा गया था कि ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ताजमहल को निम्न में से यानी कि ताजमहल को निम्न प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन क्या है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों SO2, और नेक्स्ट अगला ऑप्शन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लोरीन है, उसके बाद में CO2 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अगर आप ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ते हो साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इसका राइट आंसर होना है CO2, क्या है, सॉरी SO2, क्या है इसका राइट आंसर SO2, अर्थात हम कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 को क्या कहते हैं साथियों, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार क्या होता है साथियों, ये जो फॉर्मूला के आधार पर पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये क्या साथियों, ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड से होने वाले प्रदूषण से खतरा है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात कर सकते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, वातावरण में उपस्थित जल के अणुओं के साथ में क्या करता है, ये अभिक्रिया करता है और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है ना। ये क्या करता है, जल के साथ में अभिक्रिया करने के बाद में ये क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है ना, क्या बना देता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है साथियों, क्या बना देता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है, जो कि अम्ल वर्षा के लिए, किसके लिए, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है ना, किसके लिए, अम्ल वर्षा के लिए, है ना, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है ना, अम्ल वर्षा निकलती है जिससे कि यह होता है साथियों, स्मारक में रंग बदल देती है और स्मारकों में जो दरारें बनते हैं वो इसी के कारण होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं साथियों अम्लीय वर्षा क्या होती है, क्योंकि ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सो अम्लीय वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो ये खासकर इमारतें हो गए या फिर स्मारक हो गए या ताजमहल हो गए, इनको क्या करती है, क्षति पहुँचाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों, क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणुओं के किस समूह की, जो क्वेश्चन क्या पूछा गया, परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान होती है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इस क्वेश्चन को
ऐसे क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाओगे साथियों अगर आपने पढ़ाई अच्छा से किया होगा, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन आपको दिया गया था साथियों NAKRPCS, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया था साथियों LIBEB और C, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया था साथियों BECONI, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया था कि FCLBRI, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों थर्ड, अर्थात इसका राइट आंसर होने वाला है FE क्या आंसर है साथियों FECONI, है ना, FECONI इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें साथियों FECONI की, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये उस समान आवर्त यानी कि आवर्त के संक्रमण धातु है जहाँ क्या होता है साथियों परमाणविक त्रिज्या उत्पन्न यानी कि परमाणविक त्रिज्या ज़्यादा भिन्न नहीं होती है, ठीक है। और यह थर्ड इलेक्ट्रॉन द्वारा अतिरिक्त क्या करते हैं, ये प्रच्छिदान के रूप में क्या करते हैं, प्रच्छिदान के रूप में होते हैं, ठीक। यदि यहाँ मैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, तो रासायनिक तत्वों में परमाणु त्रिज्या उसके परमाणु के आकार की माप में होती है ना, आकार की एक माप होती है जो कि आमतौर पर क्या होता है साथियों नाभिक के केंद्र के साथ में क्या होता है, नाभिक के केंद्र से सबसे बाहरी पृथक में क्या होता है इलेक्ट्रॉन तक की औसत या फिर विशिष्ट दूरी होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन को बताएं, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों आपसे कि दो भिन्न जीवों के बीच का क्वेश्चन पूछा गया था कि दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दो लाभान्वित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है साथियों, इसको मैं पुनः फिर से रिपीट कर देता हूँ कि दो भिन्न जीव है ना, दो भिन्न जीव के बीच में संबंध जिसमें दोनों कैसे होते हैं लाभान्वित होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ऑप्शन आपको दिया गया था साथियों परजीवी, सहजीवी, पोषण और मृतोपजीवी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आप बताइए साथियों, क्योंकि यह क्वेश्चन काफ़ी इजी है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर चर्चा करूँ साथियों सहजीवी की, ठीक है, क्या बात करूँ यहाँ पे सहजीवी की या यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो सहजीवी क्या होता है साथियों दो भिन्न जीवों के बीच में, है ना, दो भिन्न जीवों के बीच में संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं उसे क्या जाता है सहजीवी कहा जाता है, अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों सहजीवी, ठीक है। अब हम यहाँ पे चर्चा करें साथियों कि परजीवी क्या होता है, ठीक है। तो परजीवी क्या होता है साथियों, परजीवी एक पादप और जंतु के बीच में क्या होता है, पादप और जंतु होते हैं ना, पादप और जंतु होते हैं जो कि पोषक तत्वों को क्या कहते हैं, पोषक तत्वों को निकालने वाले एक बड़ी प्रजाति पर या उसके साथ या फिर उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जिसे हम क्या कहते हैं परजीवी कहते हैं, ठीक है। इसी के बाद में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं पोषण की। तो पोषण क्या होता है, यह एक जैव रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या कहते हैं, जिसके द्वारा एक जीव अपने जीवन को सहारा देने के लिए भोजन का उपयोग करता है, जिसे हम क्या कहते हैं पोषण कहते हैं। और पोषण के बाद में हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं मृतोपजीवी की, ठीक है। सो मृतोपजीवी क्या होता है साथियों, मृतोपजीवी की अगर हम यहाँ पे बात करें साथियों, सो मृतोपजीवी क्या होता है, यह सड़े गले पदार्थों के ऊपर में यानी कि सड़े गले पदार्थों से क्या करती है अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, क्वेश्चन का राइट आंसर दो विभिन्न जीवों के बीच में संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं वो कहलाता है साथियों, क्या कहलाता है। सो वो इसका राइट आंसर क्या है सहजीवी, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन को बताएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों आपसे कि क्वेश्चन क्या था कि घर्षण बल किसके बढ़ने के साथ में बढ़ता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि घर्षण बल जो है किसके यानी कि घर्षण बल निम्न के बढ़ने के साथ बढ़ता है ना, निम्न में बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था साथियों इनमें से कोई नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया गया था आपको कि सतह के चिपकने से या फिर सतह के खुरदुरीपन से या फिर दो पिंडों के मध्य की दूरी से, ठीक है। सो इसका राइट आंसर जो घर्षण है साथियों किसके कारण होगा, क्योंकि आपको पता है क्योंकि अगर आपने कुछ थोड़ा भी अगर पढ़ा है साथियों तो इसका राइट आंसर आप बहुत ही इजीली दे पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है चिकनेपन से तो होने से रहा नहीं, क्योंकि इसका आंसर होगा ही नहीं। अगर चिकनापन है तो घर्षण उत्पन्न होगा ही नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है सतह के खुरदरेपन से। जी हाँ, सतह के खुरदरेपन से यहाँ पे घर्षण उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि दो पिंडों के मध्य की दूरी से, तो दो पिंडों के मध्य की दूरी से कभी घर्षण उत्पन्न होता ही नहीं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे अगर बात करें साथियों खुरदरेपन की, सो
घर्षण जो होता है, घर्षण बल खुरदुरेपन की वृद्धि के साथ में क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है, वृद्धि के साथ में ही बढ़ता है। और किसी वस्तु द्वारा अनुभव यानी किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया गया घर्षण उसके भार के कैसे होते हैं, उसके भार के कैसे होता है साथियों, उसके भार के समानुपाती होता है। घर्षण जो है उसके भार के कैसे होता है, समानुपाती होता है। अर्थात भार के वृद्धि के साथ साथ में क्या होता है, वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाला जो घर्षण भी कैसे होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर बात कर सकते हो घर्षण की, तो घर्षण क्या होता है, दो वस्तुओं द्वारा एक दूसरे के खिलाफ फिसलने वाले यानी कि फिसलने वाले विरोधी बल का जो प्रतिरोध होता है, यानी कि इसमें प्रतिरोध का अनुभव किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, घर्षण कहा जाता है। ठीक है, इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन दिया गया है कि एक परावर्तक के क्वेश्चन, एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है, अब निर्मित दर्पण है, अब निर्मित दर्पण है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए साथियों, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है उत्तल लेंस, उत्तल, अवतल या समतल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर का हम यहाँ पे देखें साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अवतल। ठीक है, अवतल। ठीक है, सब अवतल क्यों साथियों, क्योंकि आपको पता है साथियों कि जो अवतल जो दर्पण होती है, अवतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तन पृष्ठ किस होते हैं, अंदर की ओर होता है ना। अवतल में क्या होता है, परावर्तन जो पृष्ठ होता है किससे होता है, अंदर की ओर होता है। कैसे होता है, अंदर की ओर वक्री होता है। कैसे होता है, अंदर की ओर वक्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के बाद में यहाँ पे अगर हम बात कर सकते हो अवतल लेंस की, तो अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण प्रकाश को क्या करता है, ये प्रकाश को भीतर की ओर एक केंद्र बिंदु पर क्या करता है, परिवर्तित करता है। इसके उपयोग से क्या होता है साथियों, अभिसारी करने के लिए उपयोग किया जाता है। और उत्तल यानी कि उत्तल दर्पणों के विपरीत अगर हम यहाँ पे बात कर सकते हो, तो अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण बिंब और दर्पण के बीच की जो दूरी होती है, दूरी के आधार पर ही हम विभिन्न प्रतिबिंब का प्रकार देख पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात कर सकते हैं उत्तल दर्पण की, है ना, क्या एक दिया गया है उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण दिया गया है। सो उत्तल दर्पण क्या यहाँ पे चर्चा करें, उत्तल दर्पण क्या होता है, ये एक वक्री दर्पण होता है, जो कि एक परावर्तक पृष्ठ स्रोत के क्या कहता है, परावर्तक पृष्ठ स्रोत की ओर कैसे होता है, उन्मुख होता है। कैसे होता है, उन्मुख होता है, ये आपको याद रखना है। इसी के बाद में यहाँ पे बात करूँ साथियों अवतल लेंस की। ठीक है, तो अवतल लेंस क्या होता है साथियों, अवतल लेंस एक वक्री दर्पण होता है। कैसे होता है, एक वक्री दर्पण होता है, जहाँ परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। कैसे होता है, अंदर की ओर होता है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देते हुए पढ़ना होगा साथियों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे अगर बात करें साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपको दिया गया है कि गेहूं में काला टिट्ट रोग उत्पन्न होता है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया था साथियों, आपके पास में ऑप्शन है अस्टिलेगा द्वारा, राइजोपस द्वारा, पक्सिनिया द्वारा या फिर पेनिसिलियम द्वारा। वैसे यहाँ पे आंसर दे दिए गए साथी, पहले ही यहाँ पे जो आंसर है क्वेश्चन में लगा हुआ है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, पक्सिनिया। अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा, पक्सिनिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब पक्सिनिया क्यों साथियों, पक्सिनिया ही क्यों, सो पक्सिनिया की अगर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, पक्सिनिया क्या होता है, यहाँ एक ट्रिसिनिया क्या है, यहाँ एक ट्रिटिसिना के कारण होने वाला एक पूर्ण किट गेहूं का सबसे आम कीट रोग होता है, जो कि जब तक संक्रमण पर्ण उत्तक जीवित रहता है, तब तक कवक एक यानी कि कवक जो है एक मध्यकारी परजीवी होता है, और जो कि संक्रमण यूराडिन। अब ये पॉइंट ऑफ याद रखना चाहते हैं, ये क्या होता है, यूराडी नो स्पोर, है ना, यूराडी क्या होता है, यूराडी ने स्पोर के द्वारा क्या होता है, यूरानिडे स्पोर पैदा करने के लिए कैसे होते हैं, सक्षम होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हो साथियों, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं यदि इसकी बात करूँ साथियों, सो क्वेश्चन एस्कॉर्बिक पूछा गया है। सो एस्कॉर्बिक आपको पता है साथियों क्या है, विटामिन सी को कहा जाता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या कहलाता है,
एस्कॉर्बिक कहलाता है। ठीक है, कहलाता है एस्कॉर्बिक कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि क्या करता है साथियों, एस्कॉर्बिक ये क्या करता है, शरीर में कई कार्यों के लिए आवश्यक होता है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स का उपयोग करने में भी ये मदद करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों एक विटामिन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सो विटामिन जो ए है, विटामिन ए का क्या नाम है साथियों, विटामिन ए का नाम आपको याद रखना है, क्या है, रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या है साथियों, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। ठीक है, यहीं पे यदि विटामिन ए का और विटामिन बी का अगर मैं बात करूँ साथियों, तो विटामिन बी का क्या आता है, थायमिन, है ना, क्या आता है, थायमिन। ठीक है, क्या आता है, थायमिन आता है। और विटामिन बी के अन्य नाम है साथियों, विटामिन B1, विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2, विटामिन B3 भी होता है, और विटामिन B5 होता है, विटामिन B6 भी होता है, और B7, है ना, B7 और B12 होता है। ठीक है, इन सबका अलग अलग नाम दिए गए हैं, इन सबका अलग अलग नाम भी आपको याद रखना चाहती हूँ। जैसे कि विटामिन बी का नाम तो जैसे कि मैंने आपको बताया क्या है, थायमिन, है ना, क्या है, थायमिन, सॉरी, इसका क्या नाम है, थायमिन है। ठीक है, थायमिन ये आपको याद रखना है। और विटामिन बी का नाम क्या है साथियों, विटामिन B2 का नाम क्या है, सो आपको याद रखना है, विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, है ना, क्या है, राइबोफ्लेविन, है ना। राइबोफ्लेविन ये आपको याद रखना है। और यहीं पे अगर हम बात करूँ साथियों विटामिन B3 की, सो विटामिन बी को कहा जाता है नियासिन, है ना, क्या कहा जाता है, नियासिन, है ना, क्या कहा जाता है, नियासिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका अन्य नाम भी है साथियों, नियासिन का अन्य नाम भी है निकोटीन, क्या जाता है इसे, निकोटिनिक अम्ल भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात कर सकते हैं विटामिन 5 की, सो विटामिन 5 को क्या जाता है, पेंटोथेनिक अम्ल, है ना, क्या कहा जाता है, पेंटोथेनिक अम्ल, है ना, पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है विटामिन B5 को। ठीक है, विटामिन सी की अगर बात करें, सो विटामिन B6 की अगर बात कर सकते हैं, सो विटामिन B6 को कहा जाता है पायरिडॉक्सिन, है ना, क्या कहा जाता है, पायरिडॉक्सिन, है ना, क्या कहा जाता है, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। ठीक है, इसी के बाद में अगर हम बात कर सकते हैं विटामिन B7 की, सो विटामिन B7 को कहा जाता है बायोटीन, क्या कहा जाता है, बायोटीन, है ना, क्या कहा जाता है, बायोटीन। ये अभी आपको याद रखना है, क्या कहा जाता है, बायोटीन। ठीक है, इसी के बाद में B12 को कहा जाता है साथी, B12 को आपको याद रखना है, क्या है, साइनोकोबालिन, साइनोकोबालेमिन, है ना, क्या कहा जाता है, साइनोकोबालिन, है ना, लेमिन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हो विटामिन सी की, विटामिन सी का तो हमने यहाँ पे चर्चा कर ही लिया, किसे कहा जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, कहा जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी को कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात कर सकते हैं विटामिन डी की, सो विटामिन डी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल, है ना, क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल, है ना, क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और विटामिन ई की हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हो, सो विटामिन ई को कहा जाता है, विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरॉल, है ना, क्या कहा जाता है, टोकोफेरॉल, है ना, टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरॉल। और यहीं पे अगर हम बात कर सकते हैं विटामिन के की, सो विटामिन के को कहा जाता है क्या कहा जाता है, विटामिन के को कहा जाता है फाइलोक्विनिन, है ना, फाइलोक्विनिन, है ना, क्या कहा जाता है, फाइलोक्विनिन, है ना, फाइलोक्विनिन, है ना, फाइलोक्विनिन। और ये किसके लिए सहायक होता है साथियों, ये होता है रक्त के लिए, है ना, किसके लिए होता है, रक्त के लिए अति यानी कि सहायक होता है। और जो टोकोफेरॉल होता है साथियों, जैसे कि मैंने इसको बताया था विटामिन ई, ये होता है साथियों भांजपन के लिए, किसके लिए होता है, ये भांजपन के लिए,
सहायक होता है ना, किसके लिए, भांजपन के, यानी कि इसकी कमी से क्या होता है, भांजपन रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी के बाद में जो विटामिन जो ए है साथियों, रेटिनॉल, रेटिनॉल जो है यह है रतूंधी रोग, रतूंधी रोग के लिए रतूंधी, यानी कि इससे क्या होता है, रतूंधी रोग यानी कि कमी के कारण क्या होता है, रतूंधी रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, सो इन पॉइंटों को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है साथियों। इसके बाद में हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि स्टील के कप में क्या होता है, गर्म चाय को, यानी कि गर्म चाय को पानी की तुलना में इसे एक पार्सिनिलिन कप में पीना अधिक आसान होता है, क्यों। तो आपके ऑप्शन दिया गया साथ में, पार्सिलिन कप में हैंडल लगा होता है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है साथियों कि स्टील कप में चाय जो है तुलनात्मक रूप से अधिक तेजी से ठंडी होती है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया साथियों कि जो पार्सिलिन एक ऊष्मा कुचालक होता है, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर थर्ड नंबर का होगा। क्या होगा, थर्ड होगा। क्या होता है साथियों, इसमें क्या होगा, ये क्या होता है, पार्सिलिन अर्थात पार्सिलिन एक क्या होता है, ऊष्मा कुचालक होता है। कैसा होता है, ऊष्मा कुचालक होता है। इसी कारण इसमें यानी कि इसी कारण क्या होता है साथियों कि स्टील के कप में गर्म चाय को क्या कहते हैं, हम गर्म चाय को पीने की तुलना में, है ना, गर्म चाय को पीने की तुलना में इसमें एक पार्सिलिन कप में पीना अधिक आसान होता है। क्यों, तो ये कारण भी मैंने आप लोगों को बताया। अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा पार्सिलिन एक ऊष्मा चालक है। ठीक है, सो पार्सिलिन क्या होता है साथियों, चीनी आप मान सकते हैं, है ना, चीनी, पार्सिलिन को आप चीनी कर सकते हैं। ठीक, सो इसका जो राइट आंसर वो पता चलिएगा साथियों। उसके बाद में हम यहाँ पे अगर गर्म चाय की अगर मत कर सकते तो गर्म चाय को क्या कहते हैं साथियों, गर्म चाय को स्टील के गिलास की तुलना में चीनी के कप में पीना आसान है, क्योंकि चीनी का जो ऊष्मा होता है, चीनी जो होता है साथियों, है ना, क्या होता है, चीनी ऊष्मा की कैसे होती है, कुचालक होती है। चीनी कैसे होती है, कुचालक होती है। कैसे होती है, कुचालक होती है। और इसके मध्य में क्या होता है साथियों, ऊष्मा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ऊष्मा को क्या परिवर्तित, यानी कि ऊष्मा को पारित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए अति उत्तम चीनी कप है। ठीक है, अब चीनी कप की अगर मैं बात कर सकती हूँ, चीनी कप की तुलना में स्टील का जो गिलास होता है अधिक ऊष्मा को क्या करता है, ये अवशोषित करता है। यदि वो ऊष्मा को अधिक अवशोषित करेगा तो वो कैसा होगा साथियों, गर्म होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है, किसी भी पदार्थ का ऊष्मा का चालन जो है करने का जो गुण है, तापीय चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है, तापीय चालकता कहलाती है। अब यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ ताप की, तो ताप क्या होता है, किसी पिंड की गर्माहट का एक माप होता है जिस वस्तु का ताप किसी अन्य वस्तु की तुलना में अधिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गर्म कहते हैं। ठीक है, इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया साथियों, कौन सा चरण वनों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, कौन सा चरण वनों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है आपके पास में साथियों, वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध, वन आग को रोकना, या फिर बंजर भूमि पर वृक्षारोपण, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, उपरोक्त सभी। आपने क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा साथियों, से इसका आंसर आप बहुत ही इजीली आप दे पा रहे होंगे, बहुत ही आसान से दे पा रहे होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। क्योंकि वन के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले जो कदम अलग अलग है साथियों, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, वन मूलन की अगर हम बात कर सकते हो, स्पष्ट कटाई या फिर चयनात्मक कटाई जैसी प्रथाओं को अपनाना लंबे समय में क्या होता है, लंबे समय में फायदेमंद होते हैं। ठीक है, यही वन को क्या करना चाहिए, वन की आगों से क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। और साथ ही साथ वन रोपण की जो प्रक्रिया है वो भी होते रहना चाहिए, या प्रक्रिया भी होते रहना चाहिए, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक क्षेत्रों में वृक्षारोपण, यानी कि वृक्षारोपण लगा के हम वृक्षों की जो संख्या है वो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया गया साथियों, बेहतर कृषि पद्धति। सो कृषि को कम करना और जलाना एवं मवेशियों द्वारा अत्यधिक चराई और कृषि को स्थानांतरित करना सभी कृषि पद्धतियां हैं जो कि पर्यावरण और विशेष रूप से वनों के लिए कैसा होता है, हानिकारक होता
है। ठीक है, इसी के बाद में अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप देख पा रहे होंगे कि एसिटिक अम्ल किसके द्वारा उदासीनीकृत होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये जो एसिटिक है ना, एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल किसके द्वारा क्या होता है, किसके द्वारा उदासीनीकृत होता है ना, उदासीनीकृत होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया साथियों आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल है ना। नेक्स्ट अगला ऑप्शन क्या है साथियों, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों, इसका राइट आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम बात कर सकते हैं, उससे यह क्या होता है कि एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा क्या करते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा उदासीनीकरण किया जा सकता है। किसके द्वारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उदासीन कर सकते हैं ना, उदासीनीकृत कर सकते हैं। और अम्लों को उदासीनीकरण के लिए एक दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है सभी। किसका, दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। और क्षारक कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं ना। दुर्बल क्षारक का प्रयोग किया जाता है, किसका, क्षारक का उपयोग किया जाता है। और ये जो क्षारक है साथियों कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं ना, कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ये आपको याद रखना है। और इनका पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है क्षार का। और यदि मैं बात करूँ साथियों अम्ल की, तो अम्ल 1 से 7 तक होता है, अर्थात 7 से कम होता है। ठीक है, ये अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी के बाद में आज का ये लास्ट क्वेश्चन था साथियों। और सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन का एक आंसर नहीं दिया साथियों, 4 ऑप्शनों के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिले होंगे। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और ऐसे ही हम आगे बहुत सारी जो क्लासेस हैं उनको भी कंटिन्यू करने वाले साथियों, क्योंकि पिछले बार काफ़ी दिनों तक चला है पेपर। और ये तो पहला शिफ्ट का पेपर था, है ना, पहला शिफ्ट का पेपर था साथियों, पहला शिफ्ट का पेपर था जो कि 18 जुलाई का था। ठीक है, 18 जुलाई का था। अब नेक्स्ट अगला हम इसी का सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो वो भी आप ज़रूर देखिए, हर एक क्लास को ज़रूर देखें साथियों, क्योंकि ये जो साइंस का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको अगर 20 नंबर चाहिए साथियों, 20 में से 18 या 17 का नंबर चाहिए, तो आपको साइंस में पकड़ अच्छी बनानी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है MP फॉरेस्ट या फिर जेल प्रहारी में जो टोटल अंक जो आ रहे हैं साथियों, टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं 100 और नंबर चाहिए उसके लिए 1 क्वेश्चन 1 नंबर का है, अर्थात कितने 100 नंबर का है। और इसमें अगर क्वालिफाई होना चाहते हो साथियों, तो इसमें हर एक सब्जेक्ट को टारगेट बनाते हुए चलना होगा साथियों। सो क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम 70 यानी कि 70 नंबर, तो 70 नंबर तो आपको चाहिए ही। अब 70 नंबर आप कैसे ला सकते हो, ये आपको लॉजिक लगाना होगा और आपको उन सब्जेक्टों में पकड़ बहुत ही अच्छे से बनाना होगा। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।